May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठ जाइए। Thank you, sir. अनिल कुमार यादव जी, Yes, sir. आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हिंदी लिटरेचर लेके आपने दिया है। Sir. सिविल सर्विसेज में आने की रुचि कहाँ से जागृत हुई? सर मेरे बड़े भाई थे, मुझसे 3 साल बड़े थे और इंटर तक तो सर ऐसा कुछ मतलब नहीं था। इंटर के बाद सर वो मुझे मतलब इलाहाबाद लेके आए। वो सर मुझसे मतलब 2 साल मतलब एज में सर 3 साल बड़े थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में सर 2 साल मुझसे वो आगे थे। तो जब वो इलाहाबाद गए तो फिर सर उन्होंने जो है सिविल सर्विसेज के बारे में जाना और फिर हमको भी सर अवगत कराया कि नहीं तुमको भी जो है इस फील्ड में जाना है, इसके लिए प्रयास करो। तो आपको क्या सिविल सर्विसेज में क्या प्रभावित किया जो आप आना चाहते हैं? सर सिविल सर्विस में सबसे बात मैंने जो सर अभी अनुभव किया है, अभी जब मैं जॉब कर भी रहा हूँ और उसके पहले भी जब मैं अनुभव करता था तो मुझे लगता था कि जो इसका नेचर ऑफ जॉब है सर, उसमें एक तो सर हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें सर एक सोशल रिकग्निशन की भी बात होती है और दूसरा सर कि एक सुरक्षा की भी भावना होती है कि हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और उससे भी हमें जॉब सुरक्षा भी मिलती है, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। और सर इसका जो जॉब है कि हम सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए कुछ न कुछ करने की स्थिति में रहते हैं। तो अगर आपका चयन हो गया तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? मान लीजिए आपका चयन आईएएस में हो गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको अपना राज्य मिल गया सर और उस राज्य में आप शिक्षा सचिव बनाए गए, तो शिक्षा सचिव के रूप में आप क्या करना चाहेंगे? 3 ऐसे कार्य जो बहुत ही प्रिय हों आपके लिए। सर इसमें 2-3 चीज़ें मैंने अनुभव की हैं जो अभी इस बीच में। तो पहली बात सर इसमें कि शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार लाने के लिए कि अटेंडेंस जो शिक्षक हैं उनकी अटेंडेंस सुनिश्चित हो और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर विद्यालयों का, उस पर जो है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उस पर काम करेंगे सर। अभी तो आपके स्टेट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है, बच्चे चोरी करके पास करते हैं, शिक्षक स्कूल में नहीं जाते हैं। तो सर इसीलिए मैं कह रहा था कि गुणवत्ता जो शिक्षा गुणवत्ता है उस पर मेन फोकस होगा कि उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। और बेसिकली सर एक प्रॉब्लम जो शुरू से ही आती है मतलब प्राइमरी एजुकेशन से ही देखने में कि शिक्षक सर वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, मतलब पढ़ाते नहीं, रुचि नहीं लेते हैं। तो उसके लिए सर क्या कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनकी अटेंडेंस कैसे सुनिश्चित की जा सकती है और कैसे उनको जो है गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए हम मतलब बेहतर क्या मॉडल हम अपना सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी लेवल पे क्या हम कर सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इस पे सर फोकस होगा मेरा। अच्छा, आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पोस्ट पर आप हैं सर। भारत सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं। यस सर। जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव कर गई है और हम आना चाहते हैं, टॉप 50 कंट्रीज़ में आना चाहते हैं हम। यस सर। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लेबर लॉज का रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने 2-4 दिन पहले कुछ आदेश जारी किए हैं। हाँ सर। तो उसके बारे में आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एक निकाला है जिसमें कहा गया है कि साहब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टर्म एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं। तो इसका क्या परिणाम निकलेगा आपकी समझ से? सर अभी तक सर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में से होता था कि एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को रखता था और कॉन्ट्रैक्टर अपने माध्यम से लेबर को वहाँ पे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लगाता था। तो इसमें क्या होता था कि सर जो लेबर होता था वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का आदमी माना जाता था और कॉन्ट्रैक्टर उसके वेतन का, उसके पीएफ का भुगतान करता था, उसकी सुविधाओं को मतलब जो भी सुविधाएं उसके स्वास्थ्य से संबंधित होती थी या उसके कल्याण से संबंधित जो भी होती थी वो कॉन्ट्रैक्टर देता था। कंपनी का मेन संबंध कॉन्ट्रैक्टर से होता था। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में सर इससे होगा कि जो श्रमिक होगा वो कंपनी का एम्प्लॉय माना जाएगा और कंपनी की तरफ से जो भी सुविधाएं जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। बस केवल एक चीज़ को छोड़कर कि उनका टेन्योर फिक्स होगा कि वो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 6 महीने के लिए। क्या ये उचित है आपके समझ से? ये लेबर मार्केट में जो स्थिति है, एक व्यक्ति जो जा रहा है फिक्स टर्म के लिए उसे हायर एंड फायर पॉलिसी पर उसको रख दिया गया है, उसका पीएफ हो, उसका ग्रेच्युटी हो, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसे कोई बिना नोटिस दिए हुए आप उसको निकाल रहे हैं आप नौकरी से। तो क्या ये भारत के लिए अच्छा है? नहीं सर, पीएफ और ग्रेच्युटी तो सर उसका बनता है
फिक्स टेन्योर के लिए ना, हाँ सर, फिक्स टेन्योर के लिए हाँ सर, बनता जब है। तक वो उस जब रोजगार आप में। सरकारी नौकर हैं, अभी आप यूपी सरकार में हैं, आप तो निश्चिंत हैं, सर है ना, कि भाई हम 30 साल 35 साल तक काम करेंगे, मेरा पीएफ मेरा ग्रेच्युटी सब सिक्योर्ड रहेगा। लेकिन एक अपने को उस स्थिति में ला के रखिए जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि भाई आप मेरे साथ 5 साल के लिए काम कर रहे हो या 10 साल के लिए काम कर रहे हो, सर तो फिर आपकी जो मानसिकता होगी वो बदल जाएगी। तो ये देश के लिए अच्छा होगा? क्यों ये ऐसा कानून लाया गया है? सर इसको मुझे लगता है सर जो कॉन्टेक्चुअल लेबर थे उनकी हालत सर फिक्स टर्म जो लेबर होते हैं उनसे भी खराब थी, क्योंकि वो सर डेली बेसिस पे थे। इनको फिर भी सर हम 1 साल 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आप 2 साल तक हमारे यहाँ फिक्स टेन्योर पे रहेंगे। लेकिन कॉन्टेक्चुअल लेबर सर प्रतिदिन के हिसाब से होते थे, डेली बेज होता था उनका, प्रतिदिन उनको हायर किया जाता था और प्रतिदिन उनको जो है छोड़ा जा सकता था। तो उसको उसके सर रिप्लेसमेंट के लिए जो है सर इसको लाया गया है। परमानेंट लेबर सर अब भी फैक्ट्रियों में रहेंगे और बहुत सारी फैक्ट्रियों में सर मतलब परमानेंट लेबर रहते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रखते थे उनके स्थान पे फिक्स टर्म रखने के लिए इसको प्रमोट करने के लिए लाया गया तो है। फिर ट्रेड यूनियंस क्यों अपोज कर रहे हैं पूरे भारत में? सर मैं इस स्थिति से सर इसका मतलब मुझे सामना भी करना पड़ा। जब मैं उत्तराखंड में सर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर था तो वहाँ पे सर एक फैक्ट्री होती थी टीबीएस डेल्फी, वहाँ पे सर उसने 5 साल के लिए अपने श्रमिकों को फिक्स टेन्योर पे रखा था। तो वहाँ पे सर इस तरह की समस्या आई थी, वर्करों में सर काफ़ी रोष भी था, वहाँ पे हड़ताल भी हुई थी इस बात को लेकर के। लेकिन चूंकि सर व्यवस्था थी इनके स्टैंडिंग ऑर्डर में, तो इस वजह से जो है मतलब फिर उसको लेबर कोर्ट में रिफर किया गया कि लेबर कोर्ट ही उस पर मैं फैसला आपका करेगा। व्यूज़ में समझ में नहीं आया मुझे, आप इसके फेवर में हैं या इसके अगेंस्ट में हैं? सर मैं इसको सपोर्ट करता हूँ सर। ठीक। अनिल जी, सर 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो गया आप लोग के हाँ लिए? सर। हो गया है। तो ये 6th और 7th में क्या अंतर मिला आपको? मतलब क्या अंतर भी क्या देखते हैं Monetary term 6th में और सर? 7th में? मॉनेटरी टर्म में सर मॉनेटरी भी और ऐसे भी monetary क्या है? term में- सिस्टम में भी कोई अंतर है दोनों से पे हाँ सर, कमीशन में? पहले सर ग्रेड पे के हिसाब से बनते थे वेतन की। कौन सा ग्रेड पे था आपका? 5400 सर। 5400। तो अब आपका कन्वर्सन कहाँ हुआ है? सर पे बैंड, इसमें सर पे बैंड तो उस तरह से मतलब सर ग्रेड पे तो नहीं है, इसमें सर अलग अलग इन्होंने मैट्रिक्स बना करके निकाला है। उस मैट्रिक्स में शायद सर 6वें स्थान पे। छठे में। और कितने टोटल मैट्रिक्स है? सॉरी सर। अच्छा, मान लीजिए 18 मैट्रिक्स है, तो अगर 18 मैट्रिक्स से ऊपर किसी का जाएगा तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा? कुछ पता है इस बारे में? सर इसके बारे में अच्छा, इस बारे चलिए कोई बात नहीं। रिजर्वेशन आप समझते हैं? यस सर। ठीक है, और सर्विस में भी है। तो ये 13 पॉइंट रोस्टर रिजर्वेशन और 200 पॉइंट रोस्टर रिजर्वेशन में क्या अंतर है? जजमेंट भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट का था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट रोस्टर को लेके, आरक्षण को लेकर के। हाँ सर, अभी यूजीसी वाला सर उसमें चल रहा है। हाँ, क्या UGC चल रहा है? पे। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर उसमें यूजीसी में चल रहा है शायद कि सर पहले सर की यूनिवर्सिटी वाइज निकलती थी वैकेंसी और उसमें फिर रिजर्वेशन लागू होते थे। अब सर उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज कर दिया कि डिपार्टमेंट में से 6 नंबर पे हर 6ठा जो है और उसमें एससी कैटेगरी को जाएगा और 14वां जो है एसटी कैटेगरी को जाएगा, ऐसे कुछ है सर। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है? अगर हम रिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो उनके फ़ायदे में कौन सा, यूनिवर्सिटी वाला है या डिपार्टमेंट वाला है? सर अगर जो खासकर एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी से, उनका सर ये कहना है कि अगर आप डिपार्टमेंट वाइज देंगे तो बहुत कम होगा कि इतनी वैकेंसियां एक साथ आएँ कि आप जो है सबको रिजर्वेशन दे पाएँ। तो यूनिवर्सिटी वाइज वैकेंसी ज़्यादा निकलती है, संख्या ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा सुनिश्चित हो सकता है बजाय इसके कि डिपार्टमेंट वाइज में। तो आपका क्या मानना है, कौन सा यूनिट होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से जिसमें बेहतर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, जिस भावना से आरक्षण लागू किया गया था कि भाई उनका सामाजिक उत्थान हो, तो अगर जिससे वो चीज़ सुनिश्चित होती है सर उसको लागू किया जाना चाहिए। इस पे सर एक कमेटी बना करके इसको रिव्यू किया जाना ज़्यादा बेहतर होगा कि इस पे एक कमेटी बैठे और इसको इन सारे टेक्निकल पहलुओं पे रिव्यू करे, उसके बाद सर फिर उसके। अच्छा, ये मुझे बताइए, अभी जैसे आपने कमेटी बनाकर रिव्यू करने की बात कही, इसमें तो जजमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी है, तो फिर कमेटी बनाना उचित होगा? सर पार्लियामेंट के पास सर तो सर अधिकार है कि वो अपना उसको देख सकती है, रिव्यू कर सकती है और उसमें सभी पक्षों को लेकर के जो एससी एसटी या ओबीसी वर्ग है और भी जो वर्ग हैं सारे जितने भी इसके तो कोई प्रभावित कमेटी पक्ष हैं। बनी है क्या रिव्यू के लिए? कुछ पता है आपको? सर मुझे नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, आपके नॉलेज में नहीं है। अच्छा, लेबर कमिश्नर भी है। वुमेन की भागीदारी, औरतों की भागीदारी लेबर फोर्स में क्या है अभी भारत में? कोई रिपोर्ट भी आया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर जो मेरे नॉलेज में है सर कि उनका पार्टिसिपेशन सर ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत कम है।
एग्जैक्ट फिगर सर मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका पार्टिसिपेशन है, विशेषकर सर जो घरेलू काम है और निर्माण कार्य है उनमें सर उनका पार्टिसिपेशन है। लेकिन सर यही वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर वह क्षेत्र है जहाँ पे उनके जो सुरक्षा या कल्याण संबंधित जो भी चीज़ें हैं वहाँ सर वो मिल नहीं पाती उनको, तो वो ज़्यादा वनरेबल है इस हिसाब से। अच्छा, तो उनको कोई भी सुरक्षा नहीं है और कोई भी कल्याण नहीं सर, योजनाएं हैं सर, लेकिन चूंकि सर अनौपचारिक सेक्टर है तो वहाँ पे सर पहली बात बहुत सारे कानून सर जो वहाँ पे लागू नहीं होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। जैसे सर बोनस एक्ट वहाँ पे लागू नहीं होता है, ग्रेच्युटी एक्ट वहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि सर वो कहता है कि नहीं कम से कम 10 एम्प्लॉय तो होने वहाँ चाहिए। क्या क्या लागू होता है? मैटरनिटी बेनिफिट है वहाँ क्या कुछ? सर वहाँ पे वो भी लागू नहीं हो पाता, क्योंकि सर उसमें सर मिनिमम संख्या निर्धारित की गई कि तो कुछ इतने उनको मिलता है क्या? नहीं, या कुछ भी नहीं मिलता? सब न्यूनतम वेतन का होता है सर कि उनको न्यूनतम वेतन मिले, इक्वल रेमुनेशन उनको मिले, मतलब इक्वल रेमुनरेशन मिल रहा है? सर व्यवहार में सर जगह जगह नहीं मिलता है, लेकिन समानता मतलब हमारा प्रयास ये होता है कि उनको मिले। जहाँ पे हम इंस्पेक्शन करते हैं अगर इसका वायलेशन पाया जाता तो उसके खिलाफ हम तो आपने इस तरह के वायलेशंस को दूर किए हैं? हाँ सर हमने किए हैं सर, हमने कई फैक्ट्रियों में सर हमने इस तरह के देखे हैं, वहाँ पे हमने उनके खिलाफ मुकदमे भी लगाए हैं, हाँ। उनके केसेस भी सुनते हैं सर हम। अच्छा, एक भोजपुरी गाना फोक सॉन्ग्स, ये क्या है फोक सॉन्ग्स भोजपुरी? सर जो भोजपुरी क्षेत्र में और के वहाँ के आम लोगों के द्वारा जो गाया जाता है, खासकर उनके संस्कारों पे, त्योहारों पे, और अलग अलग मौसम के हिसाब से भी सर गाने हैं कि चैती में चैतिया गाते हैं, कजरी सावन में गाते हैं, फगुआ होली के टाइम में गाते हैं, तो सर उनके अपने लोक के गाने होते हैं। कौन कौन फोक सिंगर्स हैं इस समय भोजपुरी के जो बहुत प्रसिद्ध हैं? सर इस समय सर मालिनी अवस्थी भी गाती हैं फोक में, कल्पना प्रजापति हैं, शारदा सिन्हा हैं, महिलाओं में सर ये लोग हैं। और शारदा सिन्हा के किसी फोक संगीत का 2 सेंटेंस मुझे बता सकते हैं? गाना नहीं है, जस्ट ऐसे ही। अमवा महोबा की झूमी डरिया तई ताका न बलमुआ हमारी ओरिया, सर उनका बड़ा मशहूर गाना है वो काफ़ी गाते हैं। जी अनिल, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं। अनिल एक बात बताइए, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से अलग अलग सरकारी नौकरियों में हैं, व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं, अविवाहित रहने का निर्णय क्यों ले रखा है? सर अभी करियर स्टेब्लिश नहीं हुआ है, एक तो सर ये भी है कारण। रिटायरमेंट के बाद होंगे? सर अभी भी सर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि और बेटर जगह पे पहुँच पाऊँ। तो प्रयास वहाँ करने की जगह जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, उसके लिए भी सर प्लान कर रखा है, शादी बस सर अगले साल करनी है। अच्छा, चलिए आपके पास 3 रिश्ते भेज रहे हैं। एक सुश्री मायावती का है, दूसरा सुश्री महबूबा मुफ्ती जी का है और तीसरा ममता बनर्जी जी का है, और ये मात्र 3 ही विकल्प हैं सर। किसे चुनेंगे और क्यों? सर पहले तो उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो तीनों आपके पास रिश्ते हैं, इसका मतलब तीनों सहमत हैं? सर तीनों रिश्ते उनकी तरफ से आए कि किसकी तरफ से आए सर? आपके पास टेबल पर ऑप्शन है, आप किसे चुनेंगे और क्यों? और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, न चुनने का विकल्प भी नहीं है। इससे पहले कि आप इन सब चीज़ों में बीटिंग अराउंड बुश करें, मैंने आपको स्पष्ट बता दी। सर मुझे लगता है सबसे पहले मिलना पड़ेगा, मुझे सबसे एक बार मिलना चाहूँगा मैं, मिलने के बाद सर डिसाइड करूँगा कि मैं किससे। उनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं आप? नहीं सर, सब कुछ तो नहीं जानते सर, उनके प्रोफेशनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ जानते हैं, पर्सनल लाइफ तो नहीं जानते हैं सर। तो उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तब सर समझ पाएंगे कि मतलब हम कंफर्टेबल हैं उनके साथ कि नहीं। आपकी इसी अप्रोच की वजह से आप अभी तक अविवाहित नहीं हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए हिंदी साहित्य आपने विषय लिया है, साहित्य में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल का है, जो एकदम आपका अपना क्षेत्र है कि इसमें तो कुछ पूछ लीजिए सर। सर मैंने तैयारी के दौरान सर इसको लिया था हिंदी साहित्य को, और इसमें सर मेरी थोड़ा रुचि भी थी, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन रुचि थी। और रुचि के बाद सर मैं इसके तैयारी के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान इसको लिया, और लगभग एक साल सर मैंने इसमें MA भी किया था GNU से। तो बस खाली 1 ही साल कर पाया, तब तक मेरे से जॉब लग गई IB में, तो फिर मुझे सर छोड़ना पड़ा उसको। तो सर उस हिसाब से सर मुझे लगता है कि मैं सर कविता और उपन्यास में थोड़ा अपने को उपन्यास आपने पढ़ने को अपनी रुचि भी बताया है सर। तो बताइए जरा, पाठ्यक्रम के अलावा आपने कौन कौन से उपन्यास पढ़े? पाठ्यक्रम के अलावा सर हमने पढ़े हैं काशीनाथ सिंह जी के रेहन पे रघु, और उदय प्रकाश की, चूँकि लंबी कहानी भी कहते हैं इसको, मोहनदास, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया सर वो। मतलब लंबी कहानी, कुछ लोग उसको उपन्यास कहते हैं, लेकिन क्या अंतर है एक लंबी कहानी और उपन्यास में? सर उपन्यास सामान्यतया जो सर जीवन के समग्र पहलुओं को शामिल करता है, कहानी में किसी में एक पहलू को लेकर बात करते हैं, एक तो पहलू। पीली छतरी वाली लड़की या मोहनदास को एक लंबी कहानी क्यों कहा जाता है, उपन्यास क्यों नहीं? सर लेखक खुद ही मतलब उस बात को क्लेम करते हैं कि हमारी कहानी है,
तो एक तो कारण ये है। दूसरा सर कि उसमें जो चीज़ों को, जो इन एस्पेक्ट को समाहित किया गया है उतनी समग्रता से नहीं किया गया है जितना एक उपन्यास में होता है। उपन्यास में सर जीवन के, हिंदी समाज के 3 ऐसे महत्वपूर्ण उपन्यास बताइए जो एक से ज्यादा वॉल्यूम में है, एक से ज्यादा खंडों में। सर झूठा सच एक तो है। झूठा सच 2 खंड में, 1 खंड में? सर झूठा सच 2 खंड में है सर। पक्का? पक्का सर। ठीक, और जसपाल जी बताइए। का। और सर शेखर एक जीवनी, खैर उपन्यास तो नहीं है सर, लेकिन शेखर एक जीवनी उपन्यास नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मकथा भी है आगे की। तो सर शेखर एक जीवनी को भी 2 पार्ट में है। और आपका प्रिय कवर पेज, आवरण पृष्ठ कौन सा है किसी भी उपन्यास का? सर आवरण पृष्ठ तो सर लगभग सबके ही मतलब मुझे पसंद कोई आते एक हैं। तो पसंद होगा ना, बताइए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर एक आवरण पृष्ठ सर उस तरह से याद नहीं आ रहा है कि एक विशेष किसी का। उपन्यास पढ़ना आपकी रुचि है, हिंदी साहित्य आपका विषय है, आप एक उपन्यास का आवरण पृष्ठ नहीं बता पाएंगे? सर आवरण पृष्ठ तो सर मोहनदास में भी है। हाँ बताइए, चलिए मोहनदास डिस्क्राइब कीजिए लेकिन सर 1 उसके मिनट विशेष में पूरे आवरण पृष्ठ को, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, पर बाकी लोगों ने नहीं देखा हुआ, ताकि बताएं कि हाँ ये आवरण पृष्ठ ऐसा है, उस पर क्या डिस्क्राइब्ड है, क्या सर उसमें सर बना हुआ है। एक तस्वीर है पुरुष की। किसने बनाया है? अब सर बता नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। आप बड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं सर। चलिए छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि आपने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह काम किया है और एक ही पद पे किया है। दोनों जगह के का अगर आप तुलनात्मक दें तो क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में श्रमायुक्त या श्रमायोग, और उत्तराखंड में? सर संगठन में कि सर वहाँ पे काम करने के दौरान हमने जो देखे, कार्य संस्कृति में, प्राधिकार में, अनुभव में? सर उत्तराखंड में सर जो स्ट्रक्चर था श्रम विभाग का वो बहुत छोटा था। उसमें मिला के सर 7 हम लोग ALC थे, 4 DLC थे। जबकि वो यूपी में सर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ पे सर, मतलब मेरे ख्याल से कम 35 से 40 DLC होंगे और 50-60 कम से कम ALC होंगे। और उत्तराखंड में सर ये भी था कि जैसे श्रमायुक्त और यूनियन मंत्री जी का भी एक पर्सनल ALC से संबंध होता था, और मीटिंगों में भी सर हम लोगों को सचिवालय जाना पड़ता था। पर यूपी में सर ऐसा नहीं है। एक तो सर ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि मतलब स्ट्रक्चर बहुत मतलब छोटा बड़ा है। दूसरा प्राधिकार में सर कि उत्तराखंड में सर बहुत सारे एक्ट थे जिनको सुनने का अधिकार लेबर कोड को दिया गया है, और कुछ हैं कि जो लेबर कमिश्नर को हैं। जैसे सर मिनिमम वेज है, न्यूनतम वेतन अधिनियम में सर जो सुनवाई होती है वो सर उत्तराखंड में लेबर कमिश्नर सुनता है, लेकिन यूपी में सर ALC सुनते हैं, जैसे हम सुनते हैं सर। ऐसे सर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, उत्तराखंड में इसको सर लेबर कोड को दे दिया गया है सुनने के लिए, और जबकि यूपी में सर इसको ALC सुनते हैं। अनुभव सर इसमें मांगता है 5 साल का अनुभव, और न्यूनतम वेतन पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में 2 मुझे साल। बताइए कि अगर मान लीजिए आपको ये पता लगता है कि एक फैक्ट्री मालिक न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा है सर, और पिछले 5 साल से नहीं दे रहा है, सर। तो क्या आप उसका एरियर उस श्रमिक को दिलवा पाते हैं? यस सर। ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पिछले 5 साल का वेतन आपने दिला दिया हो? यस सर। ऐसा सामान्यतः होता है? सर इसमें अगर वो नहीं देता है, पहले सर हम उसको कहेंगे देने के लिए कि वो इतना उनका भुगतान बनता है उस हिसाब से उनको दे। अगर नहीं देता है सर तो उस पर सर मुकदमा लगता है, मुकदमे की कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के बाद सर उनको जो है जो भुगतान है, जो शेष है वर्कर का, वो शेष तो मिलता ही मिलता है। उसके अलावा सर उसको कुछ जुर्माना भी लगता है और वो भी वर्कर को दिलाया जाता है। ठीक सर। ये बताइए कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1949 का आपने हवाला दिया अभी। मान लिया 2 पार्टी है, X और Y। X जो है Y की सर्विसेज लेना चाहता है और रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क के हिसाब से 8 घंटे की सर्विस के लिए मिनिमम वेजेस तय किया गया है सर। अब दोनों के बीच में ये करार होता है कि जो मिनिमम वेजेस है उससे कम पे एक सर्विस देनी है, तो क्या ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1949 का वायलेशन नहीं है? है सर, उल्लंघन है। उल्लंघन है, तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता सर। और अगर इसमें शिकायतकर्ता अगर आपके पास पहुंचता है तो आप एक्शन उस पर लेंगे? यस सर। ठीक है। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, अभी यूपी सरकार ने एक फैसला लिया है कि 2013 में जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में सर, तो जितने भी राइट्स अक्यूज थे, ठीक है, दंगाकारी अक्यूज थे लगभग 163-65 के आसपास, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हैं, उन लोग के अगेंस्ट जो केसेस हैं उसको विड्रॉ कराने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है SSP को और DM को कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए और ध्यान रखिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या इनके अगेंस्ट केसेस जो है विड्रॉ कर लिया जाए। क्या आपको लगता है कि सही निर्णय है सरकार का, जिसमें 65 लोग मारे गए, 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, डिस्प्लेस हो गए? सर मेरे ख्याल से इसमें देखा जाना चाहिए कि जिनके खिलाफ केसेस हैं वो सही हैं कि गलत हैं। इसके लिए कमेटी भी बनी थी सर, वो कमेटी
कि रिकमेंडेशन क्या है कि उनको क्या मान रही है, सही मान रही है, गलत मान रही है। अगर वो सच में निर्दोष हैं तो उनको सब बरी किया जाना चाहिए, तो उनका अधिकार है कि उनको बरी किया जाए। लेकिन अगर सच में अगर एक्यूज हैं सर तो फिर उनको बरी करने का कोई सवाल तो ये निर्धारण तो कोर्ट में होगा ना, कोर्ट में जाने से पहले या फिर कुछ केसेस कोर्ट में आ गए हैं, उन सारे केसेस को विड्रॉ करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में ये लाइन है सर कि पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ है बताइए। सर पब्लिक में सर इंटरेस्ट है कि लोगों को ये लग सकता है, जो वहाँ के लोग हैं, अगर उनके मन में ये भाव है कि नहीं इन लोगों की वजह से जो है दंगा हुआ, इन लोगों की वजह से जान गई, तो और ये लोग अगर छूट जाते हैं तो उनके मन में आ सकता है, भय उत्पन्न हो सकता है कि नहीं जो है कि प्रशासन का मतलब दुरुपयोग हो रहा है, या कहीं कि उनके मन में एक डर बैठ सकता है कि नहीं जो है कि कुछ भी करो, और कुछ लोगों से बढ़ावा मिल सकता है कि नहीं कुछ भी करो हम तो छूट जाएंगे। तो यही तो कर रही है सरकार। दोनों चीज़ें हैं सर। ये आपने पढ़ा है, ये फैसला पढ़ा हाँ, है? पढ़ा है सर। तो क्या है आपका स्टैंड, क्या है? मेरे ख्याल से इसको सर और जांच की जाने की जरूरत है, तब इसके बाद कोई फैसला लिया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपकी दिलचस्पी भोजपुरी गीत संगीत में भी है। यस सर। आप मुझे बताइए कि भोजपुरी संगीत में अश्लीलता किस हद तक आप देखते हैं? सर मुझे लगता है कि सर अश्लीलता वाला मामला सर ये श्रेणीकरण का मामला है, सामाजिक श्रेणीकरण का मामला है। जिसको सर हम अश्लील कहते हैं वो एक ग्रुप के लिए अश्लील होता है, एक समाज के समूह के लिए अश्लील उसको हम मानते हैं। लेकिन एक समाज का एक तबका सर ये भी है कि जो उसको बहुत सुनता भी है, बजाता भी, अपने घर पे बजाता है। शायद मैं उसको अपने घर पे ना बजा पाऊँ जिन गानों को, और समाज का एक तबका सर उसको बजाता भी है। तो मतलब कि अश्लीलता का अलग अलग पैरामीटर होगा समाज में? यस मेरे हिसाब सर है दो, मतलब सर समाज के श्रेणीकरण पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे देखते हैं। कुछ लोगों के लिए जो अश्लील सर होता है, दूसरों के लिए वो अश्लील ना हो। नहीं, जहाँ पे अश्लीलता को लेके एक ऑब्जेक्टिव राय है, तो आप सब्जेक्टिविटी का बता रहे हैं कि चलिए कि जो डबल मीनिंग जो लिरिक्स हैं उस पे ये हो सकता है कि आप किस तरीके, ये स्वतंत्रता हो सकती है कि आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें। लेकिन जहाँ आप कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी है कि ये अश्लील है, तो वहाँ कहाँ देखते हैं आप? सर मुझे लगता है कि जो गाने इस तरह के बन रहे हैं वो तो फोक में नहीं है, मतलब जो वहाँ के लोकल फोक में नहीं है। एक जो कमर्शियल सिनेमा आया है सर, और वो भी एक विशेष ऑडियंस को टारगेट करके वो बनाते हैं उस तरह के गाने हो। क्योंकि सर जो भोजपुरी समाज के लोग जो बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, मेरे ख्याल से समानतया उन लोगों को टारगेट करके ही वो गाने बनाए जाते हैं। क्योंकि वो साल भर 6 महीने से अपने घर से दूर रहता है, और समझिए एक रिक्शा वाला भी हो सकता है कि वो रिक्शा चला रहा है और शाम को जाता है, उन गानों को सुन के जो है वो आनंदित होता है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि फोक भोजपुरी लिमिटेड कलेक्शन होगा सर? ठीक है, उसमें फोक की श्रेणी में वो कौन से गीत हैं जो कॉमर्शियल सिनेमा के हम डाल रहे हैं? क्या फिल्ट्रेशन का कोई मैकेनिज्म है कि हाँ ये भी फोक के पैरामीटर पे ये फिट बैठता है, इसलिए फोक में इसको डाल दिया जाए, ये फोक की श्रेणी में ये आ जाएगा, ये कॉमर्शियल सिनेमा का भोजपुरी गीत है, डाला जा सकता है? कोई क्लासिफिकेशन तो सर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है। लेकिन सामान्य तौर पर जो हमारे यहाँ संस्कार गीत माने जाते हैं, जो हमारे त्यौहार गीत माने जाते हैं, जो हमारे ऋतुओं के अनुसार होते हैं, या जो वहाँ के लोकल समाज में जो प्रचलित होते हैं, उनको हम लोग कह लेते हैं कि ये लोक वाले हैं। और जो फिल्मों में और इस तरह से जो बनते हैं उनको हम कमर्शियल कह देते हैं। लेकिन इस तरह से कोई कैटेगराइजेशन करना जो है संभव नहीं है, क्योंकि फिल्मों में बहुत सारे गाने जो लोक से आते हैं। इवन सर वहाँ पे जैसे फिल्मों में दिखाया था, किसी घर लड़का पैदा हुआ तो सोहर गाई जाती है, तो फिल्म में है, लेकिन उसको हम नहीं कहते कि खाली कमर्शियल है, क्योंकि सोहर तो सर हमारा लोकगीत है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जहाँ उसकी संख्या में अभिवृद्धि हो, लोक गीत संगीत की संख्या में अभिवृद्धि हो, इधर से जो आजकल जो चल रहा है? नहीं सर ऐसा है, मतलब बहुत सारे जो एक कमर्शियल गाने गाने वाले गायक हैं वो भी सर लोग के गाने गा रहे हैं। जैसे मैं भी सुन रहा था कल्पना प्रजापति को, वो आजकल भिखारी ठाकुर के बहुत सारे गाने गा रही हैं, जो कि भिखारी ठाकुर गाने सब लोग से ही प्रभावित हैं, लोग के ही गीत हैं, लेकिन उनको आजकल लोग मतलब कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे या कह के अपने शो में भी गाती हैं। तो इस तरह अनिल जी, आप आजमगढ़ से आते हैं सर। ये बताइए कि आजमगढ़ काफ़ी सुर्खियों में रहता है, तो क्या कारण है कि सुर्खियों में रहता है आजमगढ़? सर कई कारणों से सुर्खियों में रहता है, बताइए आप। एक तो सर आजमगढ़ कैफी आजमी साहब का और राहुल संकीर्तन जी का जिला है, इस वजह से भी सुर्खियों में रहता है। ठीक है, आपका क्या मानना है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, इससे लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर हो गया है या पहले भी ऐसे ही था? सर लॉ एंड ऑर्डर तो मुझे लगता है सर बराबर ही है, कोई बहुत अंतर नहीं, कोई ट्रेमेंडस चेंज तो नहीं सर दिख रहा है मुझे। ऐसा कोई आपको परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा है? जैसा इससे पहले वाली सरकार में था वैसे ही है? तो मुझे लगता है कि अब मतलब राजनीतिक बातें अलग हैं, लेकिन सर जो ग्राउंड लेवल में जो देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है सर कि इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस सरकार का एक वो है, एनकाउंटर किलिंग्स पे बहुत भरोसा है, जो कि समाचार पत्रों में निकलता रहता है आए दिन,
और कई मंत्रियों ने भी कहा है कि हाँ एनकाउंटर किलिंग्स हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या मानना है, ये सही है? सर अगर समाज के जो उस तरह के तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, और अगर वो उस पुलिस मुठभेड़ में अगर मान लीजिए वो पुलिस पे फायरिंग करते तो उनका इनकाउंटर होता, तो इसमें बहुत हम गलत नहीं मान सकते कि ये गलत है, क्योंकि अगर पुलिस वाले अपने सेल्फ डिफेंस में अगर नहीं करेंगे तो उनकी भी जान जा सकती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जानते हैं आप, समझते हैं? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन सर कोशिश करूँगा सर सवाल हाँ मतलब अगर पुलिस मुठभेड़ वैसी हो जो बनाई हुई मुठभेड़ है, हाँ सर वो गलत है सर, वो नहीं होनी चाहिए। फेक इनकाउंटर नहीं होना। हाँ फेक एनकाउंटर्स, ठीक है। अच्छा, डबलिंग फार्मर्स इनकम को लेके भारत सरकार की क्या योजना है? सर 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दोगुना करना है। और कैसे करने का विचार है सरकार का? सर इसके लिए सरकार ने सर कई चीज़ों में सुधार कर रही है। पहली बात कि उसके जो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए वो खाद सब्सिडी है, जैसे उसको हम डीबीटी के माध्यम से कैसे वो सब्सिडी सीधे मतलब किसानों को मिल सके, जो उनके मतलब बीज हैं, मतलब जो उसके इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के, उसको बेहतर कर रही है। इसके साथ सर इसमें एमएसपी पे और मतलब फसल बीमा सुरक्षा प्रधानमंत्री। आपका क्या मानना है कि ये संभव है 5 साल में डबल कर देना? हाँ सर संभव है, किया जा सकता है। चुनौतियां सर लेकिन इसके सामने हैं, मतलब ये इतना आसान नहीं है कि मतलब हम इसको जैसे कह रहे हैं कि हम 5 साल में कर ले जाएंगे, क्योंकि सर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है और इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि इसको डबल करना मतलब इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए सर बहुत इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कुशलता की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया है सर, तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं? सर ऐसी सूचना ऐसा इंटेलिजेंस जिसके आधार पे हम कोई एक्शन ले सकें। तो कुछ सूचना होती है सर जिसमें हम खाली वॉच करते हैं, ठीक है, पूरा व्यक्ति उसमें संलिप्त है अथवा नहीं है। और इंटेलिजेंस में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कोई घटना घट जाती है उसके बाद ही खबर मिलती है कि हाँ इसके बारे में सूचना थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? सर हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत सारी सूचनाएं हम देते हैं, उस पर कार्रवाई होती है और घटनाएं नहीं घटती हैं। कुछ केसों में सर घटनाएं घट जाती हैं, तो जो कि सूचना पहले से दी गई रहती है तो कभी कभी होता है कि सर पुलिस उसको उतनी सीरियसली न ले, उसको लग रहा नहीं छोटी बात है, तो उसको अगर प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेती है तो फिर घटनाएं घट जाती हैं। ठीक है, लेकिन 100 में से सर 80 बार 90 बार तो होता है घटनाएं वहीं पर रुक जाती हैं उस सूचना की वजह से, इन्फॉर्मेशन की।